दोस्तों, मेरी आवाज को आप तक पहुंचने में 0.003 सेकंड्स का समय लग रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0.003 सेकंड्स पहले हुई बात को सुन रहे हो? यानी आप भूतकाल की बात को सुन पा रहे हो। सुबह जब सूर्योदय होता है तो आप 8 मिनट पुरानी घटना को देख रहे होते हैं और रात के आसमान में ध्रुव तारे को देखते वक्त आप 400 साल पुरानी घटना देख रहे होते हो। लेकिन आखिर हम समय में कितना पीछे जा सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड की शुरुआत में जा सकते हैं? क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड के जन्म को देख पाएं? क्या होगा अगर हम ये देख पाएं कि आसमान में मौजूद करोड़ों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं आखिर कहां से आईं, कैसे पैदा हुई? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारा आसमान खुद एक टाइम मशीन है जो लगातार हमें अपने पास्ट को दिखा रही है और इस टाइम मशीन से हम ब्रह्मांड की शुरुआत में जाएं तो हम ब्रह्मांड के जन्म को भी देख सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच है और हम सच में जा रहे हैं अपनी टाइम मशीन में बैठकर रात के आसमान को चीरते हुए देखने ब्रह्मांड की शुरुआत को। 0 सेकंड से हुई वो हर घटना जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो चलो चलते हैं समय के पिछले 13 अरब साल पहले। हम पहुंच चुके हैं समय के 13.8 अरब साल पहले और हम खड़े हैं हमारी कॉस्मिक फिल्म की टाइमलाइन के 0 सेकंड पर, एक गहरे अंधेरे में। ये वो मोमेंट है जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स, ना गैलेक्सीज, ना इन सब को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ना रूप, ना रंग, ना स्पर्श, ना गंध और ना ही शब्द। है तो सिर्फ एक फुल स्टॉप, यानी एक छोटा सा डॉट, एक सिंगुलैरिटी जिसमें समाया हुआ है ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा, एक ऐसे रूप में जिसे कोई नहीं जान सकता। ना सिर्फ मैटर और एनर्जी बल्कि इसमें मौजूद है खुद ब खुद स्पेस टाइम, और इसीलिए इसके बाहर कुछ भी नहीं है क्योंकि सबको अपने अंदर रखने वाला स्पेस खुद इसके अंदर है। इसमें समाई हुई है वो सारी घटनाएं जो आने वाले समय में होने वाली है, और इस 0 मोमेंट पर हम विटनेस करने वाले हैं वो हीरो मोमेंट जिसके बिना हमारी एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। यस, द बिग बैंग। हम 0 सेकंड से लेकर अब सेकंड के करोड़वें हिस्से पर पहुंच चुके हैं, और इस टाइमलाइन पर हम देख पा रहे हैं कि समय, आकाश और ऊर्जा का एक छोटा सा परमाणु इतने कम समय में प्रकाश से भी कई गुना तेज स्पीड से अचानक फैलकर हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो गया है। हम नहीं जानते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस टाइनी सिंगुलैरिटी को अचानक से विस्फोटक तरीके से इतना बड़ा कर दिया। इसके पीछे कौन है? इसे आप जो भी नाम दें, पर वैज्ञानिक जानते हैं कि ये कारनामा किया है डार्क एनर्जी ने। ये कहां से आई, क्यों आई, कोई नहीं जानता, लेकिन इसने हमें जन्म दिया, और ये डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम यहाँ और अधिक नहीं रुक सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का ये विस्तार अब नहीं रुकने वाला। सौर मंडल जितने बड़े इस हिस्से में मौजूद है हमारी पूरी कायनात की ऊर्जा, जो चाहती है अनंत को छूना। एक सेकंड के बाद हम फिर से रुक गए हैं ये देखने के लिए कि ब्रह्मांड में अब क्या हुआ है। 1 सेकंड तक का समय आपके लिए काफी छोटा होगा, लेकिन मात्र इतने से समय में इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के अंदर मौजूद पदार्थ ने हजारों रूप बदले हैं। इतने कम समय में ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पैदा हो चुके हैं, और उनके साथ ही क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनोज जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻10 केल्विन है, और इस 1 सेकंड में यूनिवर्स फैलकर 10 प्रकाश वर्ष जितनी दूरी में फैल चुका है, यानी कि प्रकाश को भी इस दूरी को पार करने में 10 साल लगेंगे। इस एरिया में पदार्थ का एक ऐसा प्राइमोर्डियल सूप भरा है जो आगे चलकर स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लाइफ यानी हम सब को पैदा करेगा।
हमारी कॉस्मिक फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करने पर हम देखते हैं कि यूनिवर्स अब काफी तेजी से फैल रहा है और तेजी से फैलते इस यूनिवर्स के अंदर मैटर और एंटी मैटर का भयानक युद्ध चल रहा है। समय की इस शुरुआत में हर पार्टिकल के दो रूप पैदा हुए हैं, मैटर और एंटी मैटर, और ये दोनों लगातार एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। यूनिवर्स लगातार फैल रहा है जिससे टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है और इस बीच खरबों मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स का युद्ध चल रहा है। यूनिवर्स में ये खरबों पार्टिकल्स लगभग बराबर मात्रा में पैदा हुए थे, लेकिन इस महायुद्ध के अंत में मैटर की जीत हो जाती है और मैटर के पार्टिकल्स बच जाते हैं, जिनसे हमारा ग्रह, सूरज और हम बनने वाले हैं। और फिलहाल यूनिवर्स को फैले हुए 10 मिनट हुए हैं और यूनिवर्स हजारों प्रकाश वर्ष में फैल चुका है, लेकिन इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 करोड़ केल्विन के पास है और इतने हाई टेम्परेचर में आगे के बिल्डिंग ब्लॉक का बनना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें चलना होगा फास्ट फॉरवर्ड काफी आगे, बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद। अब हमारा यूनिवर्स फैलकर 40 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना बड़ा हो चुका है। इस वक्त हमारे ब्रह्मांड का तापमान काफी तेजी से कम होकर 3000 डिग्री तक पहुंच चुका है और ये वो वक्त है जब ब्रह्मांड पहली बार प्रकाश के लिए ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी इस समय जाकर प्रकाश फ्रीली अंतरिक्ष में ट्रैवल करना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मांड इतना घना था कि इसने प्रकाश को भी कैद कर लिया था। लेकिन अब ब्रह्मांड में रोशनी आजाद हो चुकी है और इस आजाद ब्रह्मांड में अपनी माइक्रोस्कोपिक नजरों से हम देख पा रहे हैं हमारे पहले पूर्वजों को, यानी हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स को, जो कि हमारे यूनिवर्स की ईंटें हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स यूनिवर्स में एक साथ बराबरी से नहीं फैले हैं, बल्कि कहीं कम तो कहीं ज्यादा हैं और इसी इनहोमोजेनिटी की वजह से आगे का यूनिवर्स बन पाएगा, क्योंकि अगर ये सभी एटम समान रूप से फैले होते तो ये एक दूसरे के आकर्षण से स्थिर हो जाते और ऐसे में ना हम होते, ना आप और ना ही ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद इस इम्परफेक्शन की वजह से ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और ये एटम्स आपस में मिलकर विशाल कॉस्मिक मेघों को जन्म देने लगे और ये कई प्रकाश वर्ष में फैली कॉस्मिक मेघ संरचनाएं कहलाई निहारिका, और इन निहारिकाओं के गर्भ में पैदा होने वाले हैं ब्रह्मांड में मौजूद सभी सितारे और ग्रह। इस समय पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ही पॉपुलेशन मौजूद थी और मौजूद थी रोशनी। लेकिन रोशनी के होने के बावजूद ब्रह्मांड का ये समय डार्क एजेस कहलाता है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में मौजूद ये प्रकाशीय पुंज विजिबल लाइट के फॉर्म में नहीं है और फिलहाल हमारे समूचे कायनात को आगे चलकर करोड़ों साल तक की कॉस्मिक रातों को गुजारना पड़ेगा। डार्क एजेस के आगे बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद हम देखते हैं कि निहारिकाओं के अंदर मौजूद गैस और धूल के कण ग्रेविटी की वजह से लगातार एक ग्रेविटेशनल वेल यानी गुरुत्वीय कुएं के अंदर धंसती चली जा रही हैं और गैस और धूल के अथाह सागर के दबाव की वजह से इस कुएं के अंदर पानी नहीं बल्कि पैदा होगी आग, यानी स्टार्स। गुरुत्वाकर्षण बल से बने इस कॉस्मिक कुएं में तापमान 17.5 लाख डिग्री के पास पहुंच गया है और अब जाकर हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराने लगे हैं और मिलकर हीलियम एटम्स का निर्माण कर रहे हैं। मात्र 1 सेकंड में खरबों खरब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराकर ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होने वाले हैं ब्रह्मांड में पहले सितारे और इन तारों की उत्पत्ति ब्रह्मांड का पहला दिन है। लगभग 30 करोड़ साल तक अंधेरे में छुपी कायनात को फर्स्ट जनरेशन के स्टार्स ने रोशन कर दिया। पहली जनरेशन के स्टार्स हमारे सूर्य से 1000 गुना बड़े थे और सितारों के ये पहले पूर्वज अधिकतर नीले रंग के थे। ये सितारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ही गुब्बारे थे। हेवी एलिमेंट्स यानी कार्बन, आयरन जैसे तत्व इन सितारों में मौजूद नहीं थे, लेकिन
इन तत्वों का बनना बेहद जरूरी था ताकि इन तत्वों से हम सब की उत्पत्ति हो सके। कॉस्मिक डॉन के युग में ब्रह्मांड में पहले तारे बन चुके हैं और इस समय ब्रह्मांड के अंदर निहारिकाओं के साथ तारे ही तारे मौजूद हैं, पर ग्रह एक भी नहीं। इस वक्त भले ही हमें यूनिवर्स में कोई प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स दिखाई नहीं दें, लेकिन 1200 करोड़ साल पहले यहाँ मौजूद तारों के केंद्र में वो तत्व पैदा हो रहे हैं जिनसे पृथ्वी पर मौजूद शहरों की कंक्रीट की इमारतें और पुल बन सकते हैं। यानी पहली पीढ़ी के तारों के केंद्र में मौजूद फैक्ट्री में हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलकर 25 ऐसे तत्व बन रहे हैं जिनके बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर हमें लोहे के हथियार और सोने की अंगूठी बनानी हो तो हमें पहले पीढ़ी के सितारों का बलिदान देखना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन के ये सितारे इतने पावरफुल नहीं हैं कि इनके केंद्र में आयन और सोने जैसे तत्वों का निर्माण हो सके। मात्र कुछ लाखों सालों में ही ये सितारे दम तोड़ने लगे और सुपरनोवा विस्फोट में फूटते इन सितारों ने अपनी मौत के साथ हेवी एलिमेंट्स यानी आयन, निकल और सोने जैसे तत्वों को जन्म दिया। इस वक्त ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम गैस से भरी निहारिकाएं, सितारे और कई नए तत्व पैदा हो चुके हैं और 20 करोड़ साल के सफर में इन तारों के पैदा होते ही गैलेक्सीज अपनी शेप में आने लगी हैं और कॉस्मिक स्केल पर हमारे ब्रह्मांड का कंकाल बन रहा है। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद एक छोटे से बिंदु से एक्सपैंड होकर 1 अरब साल के समय बीत जाने के बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से बीज से काफी बड़े सितारे, निहारिकाएं ब्रह्मांड में पूरी तरह बन चुकी हैं। लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में एक और चीज पैदा हुई थी जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज का निर्माण होगा। वो है डार्क मैटर। 1 अरब साल बीत जाने के बाद डार्क मैटर की वजह से ब्रह्मांड में विशालकाय गैलेक्सीज अपने स्ट्रक्चर में ढलना शुरू हो गईं। इस समय तक ब्रह्मांड में न सिर्फ गैलेक्सीज बल्कि इन सब गैलेक्सीज का एक जाल भी बनने लगा है, यानी कॉस्मिक वेब। और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर एक कॉस्मिक वेब यानी ब्रह्मांड के दिमाग का निर्माण कर रही हैं। अगर डार्क मैटर पैदा ना होता तो गैलेक्सीज भी ना बन पाती और ना ही एक कॉस्मिक वेब पैदा होता। लेकिन 1 अरब साल बीत जाने पर भी यूनिवर्स में अब एक चीज पैदा होनी बाकी है, वो है प्लैनेट्स। लेकिन प्लैनेट्स कैसे, कब और कहां पैदा होंगे ये देखने के लिए पहले हमें देखना होगा कि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कहां है, और इसके लिए हमें जाना होगा समय में और आगे 1 अरब साल बाद। 1 अरब साल के लंबे युग बीत जाने पर हम देख पा रहे हैं ओमेगा गैलेक्सी को, और इसके 2 अरब साल बाद हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी को, और लगभग 3 अरब साल के महायुग के बाद हम देख रहे हैं अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे को। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को बनकर तैयार होने में 5 अरब साल का समय लगा। क्या इस समय तक हमारी गैलेक्सी में ग्रह पैदा हो चुके होंगे? क्या ग्रहों पर जीवन भी पैदा हो चुका होगा? क्या हमारी पृथ्वी का निर्माण हो चुका है? अगर हाँ, तो क्या पृथ्वी पर लाइफ शुरू हो चुकी होगी? क्या हम इंसान इस समय मौजूद थे? इन सवालों के जवाब ढूंढने हमें घुसना होगा मिल्की वे के अंदर। हम मिल्की वे के अंदर आ चुके हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो काफी पुराने हैं, यानी कि जो बिग बैंग के कुछ अरब सालों में ही पैदा हो गए थे। लेकिन फिर भी फिलहाल गैलेक्सी में प्लैनेट्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं पाई, और समय की इस टाइमलाइन पर हम अपने सोलर सिस्टम को नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब तक हमारा सोलर सिस्टम बना ही नहीं है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमें जाना होगा समय में और आगे 4 अरब साल बाद। बिग बैंग के बाद अब तक 9 अरब साल बीत चुके हैं और हमारे सामने मौजूद है धूल और गैस का एक
काफी बड़ा समंदर जो कि 1 प्रकाश वर्ष जितने एरिया में फैला हुआ है। इस समंदर से कुछ प्रकाश वर्ष दूर अचानक से इस समय एक ऐसी घटना होती है जो हम सब की उत्पत्ति का कारण बनती है। अंतरिक्ष में 1 प्रकाश वर्ष दूर अचानक एक सितारे में एक महाविस्फोट होता है और इस महाविस्फोट की वजह से कंकड़ पत्थर और गैस के महासमंदर में अचानक से हलचल पैदा हो जाती है। जहां पहले गैस और धूल से लबालब भरा ये बादल करोड़ों साल तक शांत था, अब इस विस्फोट के चलते ये समंदर अपने ही अंदर दहने लग जाता है और इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस कॉस्मिक बवंडर के केंद्र में हमारे सूरज का निर्माण होता है और सूरज के साथ सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह भी पैदा हो जाते हैं। ये सब होने में कई करोड़ सालों का समय लगा, लेकिन ब्रह्मांड का इतिहास यहाँ आकर खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अभी धरती को बनना बाकी है, धरती पर जीवन का पैदा होना बाकी है, हम इंसानों का आगमन होना बाकी है। हमारी धरती इस समय पूरी तरह पैदा नहीं हो पाई। लावे से लबालब भरी इस धरती पर किसी तरह जीवन संभव नहीं हो सकता। हमारी पृथ्वी को अगले 4 अरब साल में कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ये आग का गोला हमारी आज की पृथ्वी जैसा बनेगा। किस तरह धरती पर जीवन पैदा हुआ, 4.5 अरब साल के पूरे इतिहास को जानने के लिए आपको जाना होगा समय यात्रा के अगले पड़ाव में। मैं मिलता हूँ आपसे 4.5 अरब साल बाद, यानी प्रेजेंट मोमेंट में। तब तक के लिए आप हमारे बाकी बचे इतिहास की सैर कर सकते हैं। जिस घटना को आप देख रहे हैं वो आज से 6.5 करोड़ साल पहले इसी धरती पर हुई थी। लेकिन कितना अच्छा होता अगर हम पृथ्वी के इतिहास की सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देख पाते। कितना अच्छा होता अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होती जिसमें बैठकर हम पृथ्वी के इतिहास की सैर कर पाते। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारी पृथ्वी के इतिहास की सैर करने आज से 4.5 अरब साल पहले। तो चलिए चलते हैं हमारी टाइम मशीन में और देखते हैं पृथ्वी के पूरे 4 अरब साल के इतिहास को। 4.5 अरब साल पहले ये है वो जगह जहां आप अभी बैठे हो, लेकिन इस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मौजूद है सिर्फ कंकड़, पत्थर, धूल और गैस का महासागर। हम सब इसी गैस, धूल और कंकड़ पत्थर से ही बने हैं। अंतरिक्ष में बसे इस मलबे से करोड़ों किलोमीटर दूर एक सितारे की मौत हो जाती है। मरते हुए ये सितारा अपने विस्फोट से इस कंकड़ पत्थर के समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। इस वजह से ये गैस और धूल का बादल अपने केंद्र में संघनित होने लगता है और इस वजह से केंद्र में एक भयानक विस्फोट होता है। उसी के साथ हमारे सूर्य का जन्म होता है। इसी समय सूर्य के पास मौजूद कंकड़ पत्थर आपस में मिलते हैं और लाखों करोड़ों साल में धरती बनकर तैयार हो जाती है और इसके साथ बाकी प्लैनेट्स बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर, शनि और अरुण वरुण भी बनने लगते हैं। सूरज के पास वाले ग्रह रॉकी प्लैनेट्स बनते हैं और उससे दूर बनते हैं गैस जायंट्स। पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में लावा के समंदर से भरी है। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस समंदर में हमारी टाइम मशीन से एक पैर बाहर निकलते ही वो भाप बन जाएगा। और ये देखिए, आसमान में मंगल जितना बड़ा प्लैनेट पृथ्वी से टकराने आ रहा है। इस टक्कर से पृथ्वी का काफी सारा मलबा अंतरिक्ष में चला गया है और जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन गई है। हजारों साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि ये टुकड़े आसपास में मिलकर हमारे चांद को बनाते हैं। इस समय हमारी पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं है और इस नरक में इस वक्त एक दिन 4 घंटे का है। हमारी टाइम मशीन इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी। समय में और आगे 10 करोड़ साल चलने पर हम पहुंच चुके हैं लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के युग में। यहाँ पृथ्वी पर हजारों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष से लगातार करोड़ों एस्ट्रॉइड्स बरस रहे हैं और 2 करोड़ साल फास्ट फॉरवर्ड होने पर भी ये सिलसिला नहीं थम रहा है। इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर पानी क्रिस्टल्स के रूप में मौजूद है
और इन 2 करोड़ सालों में इन सभी एस्ट्रॉइड्स ने पृथ्वी को पानी से भर दिया है। 3.8 अरब साल पहले हम देखते हैं कि चांद पहले पृथ्वी के पास था, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है और इस समय जगह जगह ज्वालामुखी पानी से भरी पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से पृथ्वी पर अब जमीन उभरने लगती है और जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी पर छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं। इस समय तक पृथ्वी पर पानी और जमीन पैदा हो चुके हैं और ये देखिए, पृथ्वी पर एक बार और एस्ट्रॉइड्स की बारिश होने लगी है। लेकिन इस बार ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी नहीं बल्कि लाइफ लेकर आए हैं। इनमें मौजूद कार्बन और अमीनो एसिड पृथ्वी के महासागर में हजारों मीटर नीचे डिसॉल्व हो रहे हैं। इस समय महासागरों के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले एलिमेंट से एक ऐसा केमिकल सूप तैयार हो रहा है जिससे पृथ्वी पर पहली माइक्रोबियल लाइफ पैदा होने वाली है। ये सिंगल सेल लाइफ ही हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। थोड़े और आगे चलने पर 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर कुछ कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत हुई। समुद्र के नीचे मौजूद स्ट्रोमेटोलाइट्स यानी पत्थर से दिखने वाले ये बैक्टीरिया की कॉलोनी सूरज की रोशनी को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। अभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन 2 अरब साल फास्ट फॉरवर्ड चलने पर हम देखते हैं कि इन बैक्टीरिया ने पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन से भर दिया है और इन 2 अरब साल में चांद पृथ्वी से काफी दूर जा चुका है। इस वजह से आज पृथ्वी पर एक दिन 16 घंटे का है, लेकिन अभी तक 3 अरब साल बीत जाने पर भी हम पृथ्वी पर कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं देख पा रहे हैं। इस टाइम पीरियड तक पृथ्वी की जमीन सूखी है, यानी कोई जंगल नहीं है। ये एक रेगिस्तान की तरह है। पृथ्वी पर इस समय हजारों छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। जिन 7 समंदर और महाद्वीपों को हम जानते हैं, इस समय तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। 40 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर की गर्मी धरती की परतों को उखाड़ने लगती है और सभी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया का निर्माण होता है और इस समय पृथ्वी 85 डिग्री के टेम्परेचर में गर्मा गर्म लाल तवे की तरह तप रही है और इतनी गर्मी में एक दिन 18 घंटे का होता है। हमारी समय यात्रा में आज से 75 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया टूटने लगता है। इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर पृथ्वी पर एसिड के रूप में बरसने लगती है, जिससे यहाँ मौजूद रॉक्स ने एसिड रेन में मौजूद CO2 को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है और इससे एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की इस भारी कमी के चलते पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो गया है और इस टेम्परेचर ड्रॉप के चलते अब पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर में ढकने लगी है और अब आइस एज के महायुग की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पृथ्वी पर मौजूद बर्फ सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करने की बजाय उसे रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे टेम्परेचर और कम हो रहा है। जहां पृथ्वी कभी शुरुआत में लावा के समुद्र से सनी हुई थी, वहीं यही पृथ्वी अब बर्फ की कैद में आ चुकी है। 1.5 करोड़ साल आगे चलने पर भी पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद नहीं हुई है। थोड़ी और आगे चलने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे हैं और ये ज्वालामुखी एटमॉस्फेयर में करोड़ों टन CO2 को रिलीज कर रहे हैं। पृथ्वी पर फिर CO2 बढ़ रही है। इस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब फिर से बढ़ रहा है और अब लाखों सालों के सफर में हम देख पा रहे हैं कि पृथ्वी बर्फ की कैद से आजाद हो रही है। इस समय तक बैक्टीरियल लाइफ किसी तरह सर्वाइव करती गई और 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्र तल पर लाइफ इवॉल्व होने लगी। इस वक्त समुद्र तल में बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे हैं, लेकिन अभी तक पृथ्वी की जमीन पर कोई लाइफ पैदा नहीं हुई है। थोड़ा और आगे चलने पर आज से 86 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के बीच हुई केमिकल रिएक्शन से पृथ्वी पर ओजोन लेयर बनने लगी। ये केमिकल प्रोसेस 12 करोड़ साल तक चलती रही, जिससे पूरी पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई और इस दौरान जमीन पर प्लांट लाइफ भी पैदा होने लगी। आज से 37 करोड़ साल पहले हम देखते हैं कि समुद्री जीवन अब जमीन पर हरकत करने लगा है, जिस वजह से आगे चलकर करोड़ों सालों में लैंड लाइफ पैदा होने लगी। इस समय हमें पृथ्वी पर कई विचित्र और बड़े जीव देखने को मिल रहे हैं। ये है बाज जितना बड़ा इंसेक्ट मेगान्यूरा और ये है बड़े बड़े मिलिपीड्स और स्पाइडर्स। इस दौर में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होने की वजह से ये जीव इतने बड़े साइज के हैं।
लाइफ जमीन पर पैदा हो चुकी है। लेकिन आगे चलने पर हम देखते हैं कि अचानक पृथ्वी की परतें उखड़ने लगी हैं। जगह जगह वोल्केनिक इरप्शन होने लगते हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह गोंडवाना आइलैंड में मौजूद इन जीवों की लाइफ खतरे में आ चुकी है। हम देख सकते हैं कि प्रकृति कितनी क्रूर है। हमें थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। पृथ्वी से निकलने वाले इस लावे से SO2 गैस रिलीज होती है, जो बारिश के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बरस रही है। अब हम पृथ्वी पर लाइव एक भयंकर प्रलय देख रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाली इस प्रलय में सब जीव मर रहे हैं। न सिर्फ लैंड लाइफ बल्कि समुद्र जीव भी खत्म हो रहे हैं। इसी बीच समुद्र तल से मीथेन गैस निकलने लगती है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ाने लगती है। लाखों साल तक चले इस वोल्केनिक इरप्शन से पृथ्वी की 95% लाइफ खत्म हो चुकी है और आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी जीवन से शून्य हो चुकी है। ये पृथ्वी के सबसे खतरनाक प्रलय में से एक है। अगर हम यहीं टिके रहे तो हमारा खात्मा होना तय है। 5 करोड़ साल आगे चलने पर हम देखते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी पर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण होता है और इस बीच पृथ्वी फिर से हील हो चुकी है। वहीं हमारी पृथ्वी पर फिलहाल टेम्परेचर कम हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और इस हरी भरी पृथ्वी पर एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पर एक नई जीव प्रजाति डायनासोर्स का जन्म हुआ है, जो कि आने वाले करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज करने वाले हैं। पिछली बार पर्मियन एक्सटिंक्शन के समय जो कुछ बचे कुचे रेप्टाइल्स थे, वो अब डायनासोर्स में इवॉल्व हो चुके हैं। 10 करोड़ साल तक चले डायनासोर्स युग में इनकी हजारों प्रजातियां पैदा होती हैं। लेकिन 19 करोड़ साल पहले ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर अब अलग अलग भागों में बट रहा है, जिस वजह से नए महाद्वीपों का जन्म हो रहा है और इसी समय अटलांटिक और इंडियन ओशंस भी बन रहे हैं। पृथ्वी पर हुए इस जियोलॉजिकल मूवमेंट में डायनासोर्स को भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। अब डायनासोर्स पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में जाकर बस चुके हैं। 10 करोड़ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कई नए विचित्र जीव पैदा हुए हैं, लेकिन इन सब में डायनासोर्स ही पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और इस समय एक और छोटी सी नई प्रजाति मैमल्स भी पैदा हुई है। चूहे जितने छोटे ये मैमल्स डायनासोर्स के शिकार हैं। ये रात में खाने के लिए निकलते हैं और दिन में बिल में छुप जाया करते हैं। 10 करोड़ साल तक डायनासोर्स के साम्राज्य को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉयड अब डायनासोर्स को खत्म करने के लिए चल पड़ा है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले हम देख रहे हैं कि एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसके अंदर लाखों परमाणु बम की ताकत भरी है। पलक झपकते ही ये 80,000 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉयड से टकराने से पृथ्वी पर एक साथ सारी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, तूफान और आसमान से पहाड़ों की बारिश। पूरी पृथ्वी पर जगह जगह आतंक मचने लगा है। पृथ्वी से उठने वाली करोड़ों टन धूल ने सूरज को ढक दिया है। इस भयानक प्रलय में डायनासोर्स के अंत के साथ एक बार फिर पृथ्वी पर 90% जीव प्रजाति खत्म हो चुकी हैं, लेकिन पृथ्वी पर हुई इस तबाही में मैमल्स बच चुके हैं। आगे चलने पर हम देखते हैं कि आज से 4.7 करोड़ साल पहले यही मैमल्स आगे चलकर बंदर, एप्स और अलग अलग जीवों में बदलने लगे हैं और अब जाकर हमारी पृथ्वी आज के जैसी दिखने लगी है। इसी समय हमारा देश भारत पैंजिया से टूटकर एशिया से आकर टकराता है और इससे हिमालय पैदा होता है। अब पृथ्वी पर पहाड़, नदियां, सागर सब कुछ बन चुका है और अब पृथ्वी तैयार है एक और नई जीव प्रजाति का स्वागत करने के लिए, यानी कि हम सब। आज से 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर मैमल्स के एवोल्यूशन से एप्स पैदा हुए। इस समय टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से अफ्रीकन पहाड़ पैदा हो रहे हैं। ये पहाड़ समुद्र से आने वाली हवाओं को रोक रहे हैं। इस वजह से मॉइस्चर की कमी पड़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे यहाँ सूखा पड़ चुका है। सूखा पड़ने की वजह से इन एप्स को खाने की तलाश में दूर जाना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया है ताकि ये दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें।
फास्ट फॉरवर्ड आगे चलने पर हम देखते हैं कि इन्हीं एप्स ने इवॉल्व होकर आज से 15 लाख साल पहले इंसानों की पहली प्रजाति होमो हैबिलिस पैदा हुई। ये इंसानों के सबसे पहले पूर्वज हैं और अगले लाखों सालों में हम देखते हैं कि हमारी कई प्रजातियां पैदा हुई। वहीं आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की सबसे उन्नत प्रजाति यानी होमो सेपियन यानी हम इंसानों का जन्म हो चुका है। हमारी कई प्रजातियां जैसे कि होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथाल अब लुप्त होने लगी हैं और इन लाखों सालों में हम होमो सेपियंस लगातार सर्वाइव करते जाते हैं। समय में अगले 3 लाख सालों में हम देखते हैं कि हमारे दिमाग का भी एवोल्यूशन होने लगा है और हम मॉडर्न होमो सेपियन यानी इंसान के रूप में बदलने लगे हैं। धीरे धीरे हम इंसान और विकसित हो चुके हैं। हमने आग का प्रयोग करना सीखा, हथियार बनाए, शिकार किया, कपड़े पहनना सीखा और हमने भाषा का आविष्कार किया। अब हम नए नए धर्म और मान्यताओं को मानने लगे हैं और इस तरह 3 लाख सालों में क्रमिक विकास के चलते आज हम इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में पहुंच चुके हैं। आज वर्तमान में हमारी पहुंच धरती से समंदर और समंदर से अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है और अब पृथ्वी पर एक नई प्रजाति राज कर रही है। प्रकृति ने हमें दिमाग दिया है। हमारे पास सिर्फ 2 चुनाव हैं, इंसानी सभ्यता को पूरे ब्रह्मांड में बसाना या फिर डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाना। हम इंसानों का भविष्य क्या होगा ये हम नहीं जानते। आज हमने समय में अपने इतिहास की यात्रा की, लेकिन समय में हमारे भविष्य की यात्रा में क्या होगा? पृथ्वी लगातार बदलती रही है और बदलती रहेगी। ऐसे में ब्रह्मांड में हम इंसानों का भविष्य क्या है? समय के सफर में आगे और क्या क्या घटनाएं पृथ्वी को झेलनी पड़ सकती हैं? जानने के लिए जरूर देखें हमारी भविष्य की समय यात्रा। हम मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, गुड लक एंड सायोनारा।